हेलो बच्चों, कैसे हो। ये यूनिट डायमेंशन का तीसरा लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 लेक्चर जो है देख लिए होंगे। तो इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने पे बात किए थे। तो आज के लेक्चर में और कुछ जो आगे क्वांटिटी है उनके डायमेंशन निकालेंगे। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कहाँ किस फॉर्मूला में आता है ये शायद पता होगा, जिनको नहीं पता हो देख लो। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है न्यूटन्स का, जो होता है Gm1m2/r²। 2 मास के बीच का फोर्स होता है। यूनिवर्स में कोई भी 2 मास हो तो उनके बीच का फोर्स होता है ये Gm1m2/r², जहाँ पे G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M1m2 2 मास है, R उनके बीच का दूरी है, F फोर्स है। अब इसकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो G का क्या होना चाहिए, या तो लिख लो फॉर्मूला में Fr²/m1m2, इस रस कर लो। तो G का डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का क्या होता है याद कर लिए हो, बताया था। सब जो बेसिक वाला एटलीस्ट याद कर लोगे, और उसके बाद जो ये सब फॉर्मूला भी याद होगा तो वहां से निकाल सकते हो। और अगर डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही अच्छा। ये फोर्स क्या हो गया, R²L² हो जाएगा। मास, कोई भी 2 मास हो उसका डायमेंशन जो है m ही होगा। तो वैसे ये सब है डायमेंशनल फार्मूला, जो भी ये सब है डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन बताया था कि उतना वर्ड जो है पूरा डायमेंशनल फार्मूला इतना लंबा ना बोल के लोग केवल डायमेंशन बोल देते हैं कि फोर्स का डायमेंशन mlt-2। एक्चुअली वो डायमेंशन नहीं है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन क्या है, तो मास का पावर 1। मतलब ये अगर उस फोर्स में मास का डायमेंशन पूछोगे तो 1, लेंथ का डायमेंशन पूछोगे तो 1, टाइम का डायमेंशन पूछोगे तो -2। तो डायमेंशन पावर होता है और डायमेंशनल फार्मूला पूरा एक्सप्रेशन होता है। तो डायमेंशन ही यहाँ बोल देते हैं और समझ लेना, वही बात हम लोग कर रहे हैं। अब निकाल लो क्या होगा, m से m हट गया, m-1 L3 t का पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक क्वांटिटी आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ते उसमें। तो स्ट्रेस जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जस्ट लाइक प्रेशर। दोनों में डिफरेंस है, जब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा। फॉर्मूला ऐसा दिख रहा होगा, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो तो जब टॉपिक पढ़ो तो आएगा। तो इसको समझ सकते हैं जस्ट लाइक एक प्रेशर है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही इसका होने वाला है। क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या होना चाहिए, mlt-2 एरिया हो गया L², ml का -1 t का -2 किसके बराबर हो गया, मैं लिख दे रहा हूं किसके डायमेंशन के बराबर होगा, तो प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशन इसका डायमेंशन दोनों सेम होता है। फर्दर स्ट्रेन, तो ये सेमी टॉपिक से स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन डायमेंशन। ये इसको इस तरह से लिख लो सिंपली, उतना लंबा छोड़ो। ΔL/L चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, ये स्ट्रेन होता है। ये एरिया में भी होता है, वॉल्यूम में होता है, बस जो सिंपलेस्ट मैं बता रहा हूँ। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ΔL चेंज, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ भी लेंथ होगा, और लेंथ तो लेंथ है ही। क्या ये L का पावर 0 होगा, या इसको बोल सकते हो m0 L0 t0। इस पूरे टर्म को बोलते हैं डायमेंशनलेस। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये स्ट्रेन एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। उसमें एक क्वांटिटी, चलो और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक सिंगल ऐसा क्वांटिटी जो कि देखे थे उधर सप्लीमेंट्री यूनिट का, वो है एंगल। एंगल का यूनिट की हम लोग बात किए थे कि यूनिट होता है रेडियन। जैसा यूनिट तो रेडियन ही होता है, यूनिट ऐसे बोलोगे तो रेडियन ही बोलना होगा। डिग्री जो है वो कोई यूनिट नहीं है, डिग्री ऐसी यूज में आ जाता है। यूनिट है लेकिन कोई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। डिग्री जो है सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे कि CGS, FPS, MKS, SI, इन चारों में कहीं डिग्री नहीं आता, सब में रेडियन रहता है। तो ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो ऐसा यूनिट ही मोस्टली डिस्कशन में आता है, तो रेडियन होता है। तो एंगल का डायमेंशन क्या होगा, डिग्री चलो रेडियन तो उसका यूनिट है, डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन जैसे पहले निकालते हो उसी तरह से निकालना। डायमेंशन में ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे उसमें था थीटा = L/R था, तो ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हुआ, और अचानक से क्या बन गया, यूनिट लिखोगे ना, मीटर बाई मीटर कैंसिल आउट, लेकिन ये रेडियन लिखा जाता है, यूनिट लेस नहीं होता। अचानक से मैजिकली, मैजिक है एक तरह से, मैजिकली रेडियन अपीयर हो जाता है। केवल एंगल में ऐसा होने वाला, और कहीं नहीं होगा। दुनिया की जितना क्वांटिटी है उसमें केवल एंगल में होने वाला है। जो 2 टाइप का एंगल था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, बस उसी में आने वाला है रेडियन, स्टेरेडियन, और कहीं ऐसा आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखोगे। अब डायमेंशन जैसे निकालते थे वैसे निकालना। डायमेंशन क्या हो जाएगा एंगल का, L/R। L का
जो है लेंथ एल हुआ और रेडियस का भी एल हुआ, एल टू द पावर 0, तो m0 l0 t0, तो ये डायमेंशनलेस होगा। तो एंगल जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, तो ये अकेला क्वांटिटी है, ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल इज ओनली फिजिकल क्वांटिटी which is dimensionless but has unit। डायमेंशनलेस है लेकिन उसके बावजूद भी यूनिट है, यूनिटलेस नहीं। इसके अलावा जितनी क्वांटिटी है अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी होगा, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा। तो देखो ये स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस है मतलब यूनिटलेस भी होगा। अगर इसका यूनिट की बात करोगे तो इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। इसके पास कोई यूनिट होने वाला, एक तरह से नंबर है, जैसे 5, मान लो मैं कोई मैंगो रखा उसका काउंट करो तो नंबर कितना था 5, तो 5 में कुछ तो बोलोगे नहीं, तो कोई यूनिट नहीं डालने वाले कि 5 गो मैंगो है। और मान लो चावल है तो उसको मेजर करते हो तो बोलोगे मान लो 5 है तो 5 केजी बोलोगे कि 5 केजी चावल है, 5 चावल है ऐसा तो नहीं बोल सकते हो, 5 मैंगो है बोलते हो। तो जो नंबर होता है वो उसमें कोई यूनिट नहीं आता, तो ये नंबर जैसा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एंगल जो है वो उसके पास यूनिट है। क्या यूनिट है? तो अगर प्लेन एंगल है तो रेडियन और सॉलिड एंगल है तो स्टेडियन। हमारे डिस्कशन में मोस्टली प्लेन एंगल कहीं आता है, तो एंगल का यूनिट क्या है? तो रेडियन, यही हम लोग बोल देते हैं। वैसे 2 है, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेडियन, तो ये ध्यान रखोगे। ये अकेला क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हुआ उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या चीज होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और देखो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या था? तो ml-1 t-2। स्ट्रेन क्या था? तो m0 l0 t0। तो फाइनली जो होगा कितना होगा? तो ml-1 t-2 किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रेशर। तो किसके बराबर हो जाएगा? ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेस भी प्रेशर के बराबर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी प्रेशर के बराबर। और स्ट्रेस वही जो बताया कि जो ये फोर्स पॉइंट एरिया था, स्ट्रेन में जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अगर आता है तो सब कारण से स्ट्रेस भी जो फोर्स एरिया जो लगता है, एरिया अलग अलग टाइप से होता है। तो सब कारण से ये जो क्वांटिटी है ये बहुत सारा टाइप का हो जाता है। तो उसमें कुछ नाम इन्फेक्टिंग टाइप का होता है, तो उनमें कुछ नाम है उनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबका डायमेंशन सेम होने वाला है, तो नोट में करके लिख दे रहा हूँ। तो एक नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा नाम है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ये सब इसी मॉडुलस इलास्टिसिटी का ही टाइप है, यंग्स मॉडुलस। जहां भी मॉडुलस वाला टर्म आने लगा तो समझ लेना वो स्ट्रेस वाला है, स्ट्रेस वाला स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो है नहीं, मतलब प्रेशर के बराबर है फाइनली। नेक्स्ट होता है बल्क मॉडुलस। इस सबका जो डायमेंशन है कितना होगा? तो ml-1 t-2 प्रेशर के बराबर। इस टर्म में ऐसे याद रखोगे तो तुम्हें जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां कर सकते हो। जो भी मॉडुलस वाला चाहिए, मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इस सबका डायमेंशन किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? तो फोर्स पॉइंट एरिया होता है जो कि प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका डायमेंशन हो गया। चलो आगे लिखते हैं। चलो आगे चार्ज, इसको क्यू से ही कर सकते हैं। चार्ज का क्या होगा? चलो ऐसे चार्ज का क्या होगा? डायमेंशन। तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। किसी भी वायर में करंट जो फ्लो करता है क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का क्या हो जाएगा? तो करंट पर यूनिट, करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी भी कर सकते हो।
टी का डायमेंशन, तो आई का ही छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा लिखा जाता है, ए इंटू टी ही हो जाएगा। तो आई को केवल आई भी लिख सकते हैं, आई करंट हुआ, तो वैसे ज्यादा यूज किया जाता है ए को। ए टाइम का क्या हो जाएगा, टी ए इंटू टी, तो ये हमारा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे यूनिट भी बात कर लेगा कुछ का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब होता है, सी से लिखते हो साइंटिस्ट के नाम पे, तो कुछ ये सब कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो ध्यान रखोगे कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, कूलम्ब। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब अब 12th वाला टॉपिक है, जो चार्ज वगैरह उधर तक 11th वाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकलेगा, एक फार्मूला होता है उससे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सिंस F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, F इक्वल टू क्यू ये फार्मूला होता है। F वही फोर्स है, mlt माइनस टू, क्यू का भी निकाले हम लोग AT, इधर हो गया E। तो E का क्या बनना चाहिए, चलो देख लो यहाँ से, ml और T इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, T का पावर -3, A का पावर -1, ये E का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है एनर्जी से, U से लिखते हैं एनर्जी को, U इक्वल टू क्यू इंटू वी, एनर्जी था, क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी किसी भी टाइप का हो, डायमेंशन तो वही रहने वाला, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, या काइनेटिक एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, ml2t-2, चार्ज का डायमेंशन क्या हुआ, AT। इस पोटेंशियल का डायमेंशन लिखना है, कितना आ जाएगा, देखो पोटेंशियल का डायमेंशन ml का 2, t का पावर -3, इधर लाके देखो ये वाला, ml का 2, t का पावर -3 और ये a का पावर -1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। ये वही वाला फॉर्मूला पोटेंशियल है जो कि ओम्स लॉ में यूज करते हैं, V इक्वल टू IR। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही वाला पोटेंशियल है। तो आगे हम लोग रेजिस्टेंस भी निकालेंगे इस पोटेंशियल वाला का यूज करके, तो पोटेंशियल हमें पता होगा तो वहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो चीजें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे कुछ टर्म देखते हैं। चलो पोटेंशियल निकला हुआ है, यहाँ से चलो रेजिस्टेंस निकाल ही लेते साथ में। तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस R से लिखते हो, तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, वही फॉर्मूला होगा। तो V का डायमेंशन कितना, ml2t-3, A का पावर -1, I तो करंट है तो A हो जाएगा, और R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस है, रेडियस नहीं है। एक नोटेशन बहुत जगह आता है, ml2t-3, A का पावर -2। तो ये जो है रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, तो जो रेजिस्टेंस उसका डायमेंशन हो गया। ऐसा ही एक टर्म होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, चलो निकालो कितना आएगा, निकाल के देखो Q इक्वल टू CV, और एक फॉर्मूला है तो क्या होना चाहिए, Q का क्या है AT, C का निकालना है, V का क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-3 या -1, निकालो बताओ कितना आएगा, निकालो। तो C का हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओगे तो m का पावर -1, L का पावर -2 होगा क्या, इसको उधर लो, m का -1, L का पावर -2, T का पावर क्या होगा, ये -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, एक और हो जाएगा, तो T का पावर 4 हो जाएगा क्या, A का पावर कितना होगा, यहाँ 1 है, ये एक और 1 और चला जाएगा,
ये -1 है तो जाएगा +1 हो जाएगा, तो e का पावर 2। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन हुआ। ये सब डायमेंशन जो है क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, ये सब जो भी डायमेंशन है, ये जो भी क्वेश्चन आगे करोगे वो सब में जरूरत पड़ते रहता है। आगे टर्म है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, EPSILON, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, पिछले क्लास में एक और क्वेश्चन नोटेशन आया था ईटा, वैसे ही है एप्सिलॉन। तो ये नया नया कोई ये सब जो नोटेशन उससे यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अभी तभी निकाल पाओगे जब तुमको इसका फार्मूला पता है। इसका फार्मूला होता है वो दो चार्ज के बीच का फोर्स है, उनमें आता है फार्मूला F = 1/4πε Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2/r²। अब यहां से एप्सिलॉन का डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखोगे, तो देखो 1/4π, 4π जो है तो डायमेंशन है, 4 तो ऐसे ही नंबर है, पाई भी नंबर है, 22/7 3.14 तो भी एक नंबर है, तो डायमेंशन जैसे इसको यहां ले गए वाला यहां आ जाएगा, आएगा क्या, तो 1/f का डायमेंशन 1/f, जो डायमेंशन ऐसे ही कर दे रहा हूं Q1 Q2/r²। क्या ये डायमेंशन होगा, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, हो गया 4 पे हटा दिया गया, डायमेंशन में नहीं रहता। अब इन सब का डायमेंशन लिख के सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। करो तो देखो कितना आ रहा है, वीडियो पॉज करके करो। तो इस एप्सिलॉन का डायमेंशन हो जाएगा 1/mLt-2, और जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो Q1 Q2 दोनों का डायमेंशन सेम होगा, चार्ज का होता है 80, तो 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया L², तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला गया m-1 L-1 t का 2 होगा क्या, माइनस को प्लस बना दो, प्लस को माइनस, तो कुछ नहीं, तो -1 था तो -1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा L का पावर -2 A का पावर 2 और T का पावर 2 होगा, L का पावर -2 A का पावर 2 और T का पावर 2, तो ओवरऑल कितना आएगा, M का पावर -1 L का -3 T का पावर 4 A का पावर 2, ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन का डायमेंशन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है उसका ये डायमेंशन है। आगे आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो ये फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है उतना मैं बता दूं, इससे अलावा बहुत सारा है, इवन तुम्हारे सिलेबस में भी और ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस में बता ही रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में इससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है। और पूरा इंटायर सिलेबस की बात करोगे, जो भी पूरे फिजिक्स की बात करोगे तब तो काउंटलेस है, तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो है 11-12 का और जेई जो भी है उनका काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन वो भी सारा क्वांटिटी में यहाँ नहीं बताने वाला, जो इंपॉर्टेंट वो बताने वाला हूँ। तो सारे में तो 4-5 लेक्चर उसी में चला जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कुछ और क्वांटिटी मिलेगा तो अपना देखते रहना बुक वगैरह से, या जहाँ क्वेश्चन वगैरह मिलेगा वो सब देखते रहोगे। बस एक आइडिया तुमको लग जाना चाहिए कि निकाल कैसे रहे, तो ये फार्मूला पता होगा और उससे रिलेटेड जो अदर क्वांटिटी उनका अगर डायमेंशन पता होगा तो जो क्वांटिटी है निकालना उसका हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये डिस्कशन यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक फार्मूला आता है, उससे निकालते हैं। ये फार्मूला आता है F = BIL। B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L लेंथ है, तो निकाल लो, निकल जाना चाहिए। क्या होगा, mLt-2, ये फोर्स हुआ, B का हमें निकालना है, I करंट है, ये हो गया, L लेंथ है, लेंथ से लेंथ हट गया, तो B का जो डायमेंशनल फार्मूला है कितना हो गया, M, इसको इधर ला दो और L से कैंसिल आउट, L का पावर 0, T का पावर -2, A का पावर -1। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होगा? देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हुआ उसी तरह से मैग्नेटिक में आता है परमियाबिलिटी आता है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। बहुत बार परमियाबिलिटी ही लिखा रहता है,
या परमिटिविटी ही लिखा रहेगा। तो परमिटिविटी वो इलेक्ट्रिकल ही होता है, केवल परमिटिविटी दी है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, या परमिएबिलिटी को दिया तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ही है। इसका फॉर्मूला आता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, या म्यू कर लो केवल, म्यू बाई 4 पाई म्यू नॉट आई कर लो, और यहाँ पे डीएल, या इसको इस तरह से जो वायर वगैरह का फॉर्मूला तो उस पर कर लो, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, इस टाइप से एक फॉर्मूला बनता है। म्यू कर लो केवल, म्यू आई बाई 2r, ठीक है। कुछ कुछ में पाई वगैरह भी टर्म होता है, तो पाई का टर्म रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी एक का भी एक फॉर्मूला बनता है। म्यू नॉट एक्चुअल में म्यू नॉट जो होता है वो फ्री स्पेस का होता है, और फिर ये म्यू जो होता है वो मीडियम का होता है। तो उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपली हमें परमेबिलिटी वाला जो टर्म है उस पर लाना है। तो म्यू आई बाई 2r हो गया। तो बी का क्या हो गया, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, म्यू का निकालना है। आई का ए हो गया, और आर ये जो है रेडियस है, रेडियस एल हो जाएगा, 2 तो हट जाएगा। तो देखो म्यू का कितना बनेगा, म्यू का कितना बनेगा, एल मल्टीपल होगा, ए का एक और माइनस में पावर चला जाएगा, एम एल टी माइनस 2 ए का पावर माइनस 2। क्या ये म्यू का डायमेंशन होगा, ये म्यू का डायमेंशन हो गया। आगे बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आता है ये दोनों के मल्टीपल में। चेक करके देख सकते हो, ये भी जो है स्पीड है, स्पीड है वही फ्री स्पेस का होता है। स्पीड ऑफ लाइट सी स्क्वायर भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ये सी स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो उसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करके लगाते हैं। तो जो म्यू का डायमेंशन होता है वही म्यू नॉट का होता है, जो एप्सिलॉन का होता है वही एप्सिलॉन नॉट का होता है, दोनों का सेम होता है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ सी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों जो वैल्यू है पुट करके देख लेना, पुट करके देखोगे तो इस वी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एप्सिलॉन का पता है, म्यू का नहीं पता है, तो फार्मूला यूज करके तुम, अगर ये वाला फार्मूला याद है, स्पीड हुआ है, स्पीड का क्या होता है, एल टी माइनस 1, तो स्पीड का पता है, एप्सिलॉन का पता है, तो वहां से म्यू का तुम निकाल सकते हो। अगर मान लो म्यू का फार्मूला नहीं बैठ रहा है तो याद है। तो एप्सिलॉन वाला तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड वो ग्रेविटेशन वाला फार्मूला जैसा हो जाता है, G m1m2/r², तो जी की जगह क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही है। तो एप्सिलॉन तो निकाल ले, तो ये वाला फार्मूला बहुत बार भूल जाते हो, तो इस वजह से तुम आसानी से निकाल सकते हो। या कहीं भी म्यू और एप्सिलॉन एक साथ मल्टीपल है तो कितने के बराबर है, तो 1/v² के बराबर होगा। तो बहुत बार बोल देता है कि कुछ ऐसा टर्म है म्यू एप्सिलॉन और कुछ और है, उनका डायमेंशन बताओ। तो म्यू और एप्सिलॉन मिलकर क्या हो जाएगा, 1/v²। तो 1/v² हो जाएगा, मतलब इसका अगर डायमेंशन निकालना हो म्यू और एप्सिलॉन का, तो हो जाएगा 1/v², तो 1/LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा, L का पावर -2 T का पावर 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, L का पावर -2 T का पावर 2, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो ये टर्म याद रखोगे, ये दोनों का मल्टीपल जो है 1/v² के बराबर होता है। ये यहाँ पे याद रखो। आगे टर्म में एक बात कर लेते हैं, इंडक्टेंस, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं L0 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि L अगर लिखूंगा तो वही MLT हो, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो L0 लेके चल रहा हूँ। फॉर्मूला होता है एनर्जी U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, तो L0 इंटू I², ये फॉर्मूला होता है। तो U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर से याद कर सकते हो, हाफ LI स्क्वायर, वही L0 में लिखना। U एनर्जी है तो कितना हो जाएगा, ml2 T माइनस 2, हाफ तो डायमेंशन लेस हो गया, L यही निकालना है L0, और क्या A का पावर 2 हो जाएगा। तो इस L0 का डायमेंशन क्या बनेगा, M, तो ये इधर आ जाएगा, M L का पावर 2 T का पावर -2 A का पावर -2 बनेगा। क्या देख लो, ये इसका जो है डायमेंशन बनेगा इस इंडक्टेंस का। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से लिखते हैं,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, जैसा इसका फॉर्मूला वैसे उसका भी रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू एक कॉस थीटा का टर्म आता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये जो है वो एरिया है, ये क्या चीज है, एरिया। तो फाई का डायमेंशन क्या होगा, जो बी का डायमेंशन अगर याद हो तो फॉर्मूला आया था एफ इक्वल टू बी आई एल, अभी जस्ट किए थे। तो बी का डायमेंशन क्या होगा, यहां से निकाल सकते हो, एल से एल कैंसिल आउट हो गया था, तो एम एल का पावर 0 टी का पावर -2 ए का पावर -1 ही ना था, ये ए का पावर -1 हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया था। और एरिया, ये एरिया है, एरिया हो गया एल स्क्वायर, ये ए और ये कंफ्यूज मत होना, ये ए एम्पियर है, ये करंट का डायमेंशन, ये एरिया है। तो एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 ए का पावर -1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो निकाल सकते हो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिख लोगे, एरिया है, और कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, कॉस थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब डायमेंशनलेस होता है। कि कॉस थीटा, तो थीटा पुट करोगे 30 डिग्री 40 50 कुछ भी पुट करो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही ना आएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा जो भी टी रेशियो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ये सब जो है डायमेंशनलेस होता है। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हो, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है ऑल टी रेशियो आर डायमेंशनलेस, जितना भी टी रेशियो है सारा का सारा डायमेंशनलेस होता है, जो भी टी रेशियो है तो सारा का सारा जो होता है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो नोट डाउन करो। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब उस पर कुछ बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। कुछ लिखा हुआ है, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ओनली। जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक जैसा फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हीं को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो, अगर मान लो 5 केजी चावल है, उसमें 2 केजी का कुछ और सामान हम लोग ऐड कर दिए। 5 केजी चावल था, उसमें पॉलिथीन में 2 केजी और आटा वगैरह या कुछ भी और चीज डाल दिए, तो पॉलिथीन में लेकर मिक्स करोगे तो ऐसे ही सब दोनों खराब हो जाएगा। तो पॉलिथीन में लेकर डाल दिए तो टोटल कितना क्वांटिटी हो गया, 7 केजी। ये बोल सकते हैं टोटल मास जो हो गया 7 केजी हो गया। लेकिन अगर ऐसा करना हो कि 5 केजी आटा है, उसमें 2 मीटर कपड़ा हम लोग ऐड किए, क्या बता सकते हो कितना होने वाला है, 2 मीटर कपड़ा और रख दिए, तो क्या इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, इसका मास है उसका लेंथ को ऐड कर सकते हो क्या, 5 2 7 केजी या मीटर को लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो। हाँ, उस कपड़ा का मास पता हो तो हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें 5 केजी में 2 मीटर जोड़ना है, क्या ऐसा हो सकता है। 3 एम्पियर में 5 सेकेंड को जोड़ना है, क्या जोड़ सकते हो क्या, तो ऐसे नहीं जोड़ सकते। ये सब जो डिस्कशन है नहीं हो सकता, या घटाना हो माइनस करना हो, क्या हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सेम नेचर का क्वांटिटी नहीं है, ये मास है तो लेंथ है, ये करंट है तो टाइम है, तो सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐड या सब्सट्रैक्ट दो क्वांटिटी को तभी कर सकते हो जब दोनों सेम नेचर का सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। दूसरे टर्म में ऐसे ये बोल सकते हैं हम लोग कि 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 5 केजी 2 केजी फिर कुछ और मास हो, 4-5 को मास जोड़ना हो, एक लकड़ी का मास है, एक तो लोहा का मास है, एक इसका मास है, उसका मास है, सबको जोड़ सकते हैं, सब मास ही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा इतना मास हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कर सकते ज्यादा। 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड इफ ऑल हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। जब सबका सेम यूनिट एंड डायमेंशन, सबका यूनिट भी सेम हो, सबका डायमेंशन भी सेम हो, तब जाके उनको हम लोग जोड़े घटा सकते हैं। दूसरे टर्म में ऐसे भी बोल सकते हो। तो केवल डायमेंशन सेम होना से नहीं होगा, यूनिट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसा मिलेगा जिनमें डायमेंशन सेम हो जाएगा। जैसे कि बताया था एनर्जी का और वर्क डन वगैरह का ठीक रहता ही है, सबका यूनिट भी जुड़ रहता है। लेकिन एक क्वांटिटी है एनर्जी और इधर टॉर्क आया था, तो टॉर्क का एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन फिर भी जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि टॉर्क जो है वो फोर्स और ये परपेंडिकुलर दूरी से आता है। मतलब टॉर्क कर सकते हो किसी चीज घुमाने का काम करता है, जैसे मान लो दरवाजा है, दरवाजा को रोटेट करने का काम टॉर्क करता है। एनर्जी जो है किसी चीज में मोशन दे सकता है, तो उसको रोक सकता है, कुछ अपोजिंग एनर्जी दोगे तो
ठीक है, उसमें उसको गर्म कर सकता है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, डायमेंशन सेम लेकिन नेचर अलग अलग है, इसलिए यूनिट अलग अलग हो जाता है कि इसका जो एनर्जी उसका यूनिट जूल होगा, ये टॉर्क का यूनिट जूल नहीं लिख सकते हो, टॉर्क का जो एमकेएस में यूनिट बैठेगा वही लिख सकते हो। तो इनका यूनिट सेम नहीं है, डायमेंशन सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है, एक नेचर का क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन से जोड़े घटाए नहीं जा सकते। तो सेम नेचर का क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर जोड़ घटाव कर सकते हो। तो केवल डायमेंशन सेम होने से नहीं होने वाला। तो बहुत जगह ऐसा लिखा मिल जाएगा कि दो क्वांटिटी अगर सेम डायमेंशन का है तो उनको जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए डायमेंशन के साथ साथ। हाँ, जुड़े हुए हो तो कंफर्म डायमेंशन सेम होगा, ये तो है। जैसे मान लो इन दोनों को जोड़ा गया तो डायमेंशन तो सेम ही ना रहा होगा, यूनिट भी सेम रहा होगा। तो उसका एक पार्ट जो हम लोग कैलकुलेशन का ले लेते हैं, तो जोड़ा या घटाया गया तो नेचुरली उनका डायमेंशन सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा। हमें डायमेंशन का जरूरत है तो डायमेंशन को ले लेंगे, यूनिट का जरूरत है तो यूनिट को ले लेंगे। लेकिन रिवर्स अगर बात करोगे तो जोड़ कब सकते हैं, जब यूनिट भी सेम हो और डायमेंशन भी सेम हो, तब हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। तो चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। नोट डाउन कर लिए होगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, जो भी ये सब डिस्कशन किया जाए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, कुछ क्वांटिटी वगैरह होगा, उस सबका डायमेंशन हमें निकालना है। सबसे पहले ए कॉमा बी एंड सी इन v इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ क्वांटिटी है, माइनस कर सकते हो। ऐसा कुछ इक्वेशन है जहां पे v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो कुछ इक्वेशन दिया होगा, कुछ प्लस माइनस में, वहां पे कुछ डायमेंशन वगैरह निकालने की बात किया जाता है। तो v इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस सी है, तो ए बी और सी का हमें डायमेंशन निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इन सब क्वांटिटी को जोड़ा घटाया गया, मतलब इन तीनों का डायमेंशन आपस में सेम रहा होगा और किसके बराबर रहा होगा, तो स्पीड के जोड़ के बाद जो आएगा 5 kg प्लस 2 kg 7 kg ही आएगा, 7 मीटर तो नहीं हो सकता। तो जोड़ के बाद जो आएगा तो लेफ्ट और राइट का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इक्वालिटी के लेफ्ट में जो डायमेंशन होगा वही इक्वालिटी के राइट में डायमेंशन होगा। तो इक्वल साइन के दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा। तो डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन में लिख सकते हैं लोग। v का डायमेंशन क्या होता है, क्या LT माइनस 1 होता है, ए का हमें निकालना है। t का डायमेंशन जो है, टाइम का डायमेंशन t होता है, b का निकालना, ये बराबर करो, इक्वल, अब सब बराबर हो जाएगा, इक्वल जो प्लस साइन हट जाएगा माइनस साइन हट जाएगा, सब ये डायमेंशनली बराबर है। तो डायमेंशन में लिख रहा हूं, डायमेंशन में डायमेंशनल फॉर्मूला। तो v का ये नहीं, इसको पूरा अगर एक लाइन और लंबा करना चाहो तो इस तरह से करो। v का डायमेंशन किसके बराबर होगा, 80 के, किसके बराबर हो जाएगा, BT स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, c। ये सब आपस में डायमेंशन सेम रखेगा। तो v का 80 माइनस 1 होता है, a का निकालना है 80 हो जाएगा, b का निकालना है t स्क्वायर हो जाएगा, c का निकालना है। अब बारी बारी से इक्वेट कर लो। तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो LT माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ए का निकालना है तो t से डिवाइड करो। तो यहां से इन दोनों की इक्वेट करोगे तो a का निकलेगा, इनको इक्वेट करोगे b का, c तो डायरेक्ट ही आ गया। तो क्या ये LT माइनस 2 हो जाएगा, b का डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1 नीचे में t स्क्वायर, LT माइनस 3 होगा क्या, तो BT, तो b का डायमेंशन में निकालना है तो t स्क्वायर, जो t स्क्वायर पे यहां डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर में माइनस 3 हो जाएगा। और c का डायमेंशन क्या सीधे LT माइनस 1 होगा, तो c का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT माइनस 1। तो ये नोट डाउन कर लो, अगला बात करते हैं। फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ, जो भी क्वांटिटी आने वाला पहले यहां लिख दे रहा हूं, एफ इक्वल टू, ये चलो स्मॉल ही कोई दिक्कत नहीं, 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन, इसको काम कर इस तरह से कर लो,
BT स्क्वायर अपॉन C प्लस T, ऐसा कुछ क्वांटिटी है। डायमेंशन ऑफ किसका? A, B एंड C, ये तीनों का डायमेंशन निकालना है और यूनिट भी निकालना साथ में। तो फाइंड डायमेंशन यूनिट ऑफ ABC इन F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर अपॉन C प्लस T। अब देखो ये जो क्वांटिटी है वो इसके साथ पूरे के साथ जुड़ा हुआ, इस पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होगा, इन दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा? F का डायमेंशन इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। ये प्लस साइन है, ठीक है। एक चलो इसमें माइनस, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो माइनस हो, ऐसा नहीं कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस ही होगा, दोनों प्लस दोनों माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि F का जो डायमेंशन होगा वो AT के बराबर होगा, पूरा किसके बराबर होगा? तो BT स्क्वायर डिवाइड बाई C प्लस T, ये होगा। फिर इसके अंदर में भी ऐसा कर, जहां भी प्लस माइनस वहां ऐसा देना है। तो अब C प्लस T है तो C का डायमेंशन T के बराबर होगा, ये भी एक लिख सकते हैं। तो एक डिस्कशन यहां से भी आएगा, C और T आपस में बराबर होगा। तो पहले इन दोनों की इक्वेट कर लेते हैं, ये दोनों की इक्वेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा F का डायमेंशन किसके बराबर है? A इंटू T के। F क्या होता है? MLT माइनस 2। ए का डायमेंशन निकालना है, ये हो गया T। तो यहां से देखो A का डायमेंशन कितना आ जाएगा? MLT माइनस 3 होगा क्या? देख लो, MLT माइनस 2 है, एक T यहाँ पे है, तो T और इधर जाएगा तो -2 और एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या -3 हो जाएगा? ये A का डायमेंशन हो गया। अब देखो B पहले निकलेगा कि C पहले निकलेगा, ये देख लो। तो देखो B निकालने के लिए नीचे वाला पता होना चाहिए, पूरे का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, कंफर्म है। तो इसका डायमेंशन पता होगा तब ना इसका निकलने वाला है। तो पहले C का निकाल लेते हैं यहां से। तो C का जो डायमेंशन है किसके बराबर होगा? C और T जोड़ा गया है तो इसका मतलब C का डायमेंशन T के बराबर होगा। C और T आपस में जोड़ा गया तो जो भी दो क्वांटिटी आपस में जोड़ा जाएगा उनका डायमेंशन सेम होगा। तो C का डायमेंशन क्या T हो जाएगा? तो C का डायमेंशन कितना हो गया? T। एक आंसर हुआ, एक आंसर ये होगा। B का डायमेंशन क्या होगा? अब देखो पूरे का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा? तो ऊपर में हो गया BT स्क्वायर और नीचे में केवल T लिख सकते हैं क्या? कि जो C का डायमेंशन वही T के बराबर है, दोनों मिलकर T तो हो सकता है। ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तब ना जोड़ा गया है। प्लस C एक ऐसा क्वांटिटी जो कि टाइम है, किसी भी टाइप का टाइम हो तब जाके टाइम के साथ जोड़ा गया है। ध्यान रखना F जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि F क्या चीज है, तो F जो है फोर्स है और T क्या चीज है, तो T जो है वो टाइम है। तो F जो है फोर्स है, F फोर्स है और T क्या चीज है? टाइम। T जो है टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों टाइम रहा होगा तब जाके, तो टाइम प्लस टाइम टाइम ही होना है, तो कोई एक लिख लो, दोनों लिखने का जरूरत है नहीं। तो कितना आ जाएगा? MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन कितना? MLT माइनस 2। B का हमें निकालना है और ये हो गया T स्क्वायर और नीचे में T हो गया, एक T तो कैंसिल आउट हो गया, इधर ला लो। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT का पावर -3। क्या ये होगा B का डायमेंशन? होगा, वैसे इसी के बराबर आ गया, ये और B का सेम आ गया, तो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो ये इसका डायमेंशन है। हाँ, अब बात है यूनिट का। देखो जब डायमेंशन निकाल लिए तो साथ में यूनिट डायरेक्ट निकल जाएगा, बस एक ही जगह दिक्कत होता है जब एंगल वाला आता है, क्योंकि वही एक अकेला क्वांटिटी जिसका यूनिट अलग होता है, अलग पैटर्न पे, डायमेंशन अलग पैटर्न पे, और डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट होता है। उसका जितना क्वांटिटी है जो डायमेंशन का पैटर्न होगा वही यूनिट का पैटर्न होगा। तो यूनिट ऑफ ए क्या होना चाहिए बताओ? यूनिट में मोस्टली वही ऐसा यूनिट हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ ए। एम मास का ऐसा यूनिट क्या? केजी। एल लेंथ का क्या? मीटर। टी टाइम सेकेंड, हो जाएगा। तो यूनिट अगर तुम डायमेंशन लिखो तो यूनिट लिख सकते हो डायरेक्ट, तो इसलिए क्या आगे केवल मैं डायमेंशन पे लिखने वाला हूँ, यूनिट वहां से लिखा जाएगा। बस एक जगह आगे ध्यान रखना होगा जहां एंगल आएगा, तो वहां पे मैं फिर से दोनों लिख दूंगा, और इसके अलावा जो होगा जिसमें केवल मैं डायमेंशन अब लिखते जाऊंगा। चलो यहाँ बता दो, बी का तो यही हो जाएगा, बी का भी यही हो जाएगा यूनिट ऑफ बी। तो यूनिट ऑफ सी पहले लिख लेते हैं, सी का क्या होगा? सेकंड। सी का क्या होगा? सेकंड, या केवल एस लिख सकते हो। यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी जो होगा वो तो यही ना हो जाएगा, बी का भी यही यूनिट होगा, यही होगा यूनिट ऑफ बी। ये और बी का डायमेंशन सेम है, ये और बी का यूनिट सेम होगा, क्योंकि कहीं एंगल नहीं इन्वॉल्व है, बस ये ध्यान रखना है। यूनिट और डायमेंशन में दोनों सेम पैटर्न पे होगा, बशर्ते एंगल इन्वॉल्व ना हो। अगर एंगल इन्वॉल्व होगा तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, रेडियन का फैक्टर आने लगता है। डायमेंशन में नहीं होगा लेकिन यूनिट में रेडियन आने लगेगा।
ठीक है। तो चलो